हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं थर्ड चैप्टर यहाँ पर चल रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। तो इस अध्याय में हम लोगों ने शुरू किया था तत्वों को पढ़ने से। क्लासिफिकेशन किसका कर रहे हो आप लोग? एलिमेंट्स का कर रहे हो। तो उसी एलिमेंट, उसी तत्व की बात की जा रही थी जो एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है, जिसे आप तत्व कह रहे थे, जिसे आप कहाँ पढ़ रहे थे जब आपने मैटर को क्लासिफाई किया था और केमिकल क्लासिफिकेशन आप देख रहे थे। वहां पर आपने प्योर सब्सटेंसेस के अंतर्गत तत्व यानी कि एलिमेंट को पढ़ा था। ठीक है, अब चूंकि बहुत बड़ी संख्या में तत्व खोजे गए तो उनको क्लासिफाई करने की आवश्यकता थी, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग क्लासिफिकेशन दी, जिसमें कि आपने डोबे-राइनस ट्रायड को पढ़ा, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल को पढ़ा, मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल को पढ़ा, और इसके अलावा लास्ट हमने पढ़ा था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी, जिसके अनुसार तत्वों को विभाजित किया गया या वर्गीकृत किया गया, और जो अभी तक मान्य है और जिसको हम अभी तक चलकर लेकर चल रहे हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से तत्वों को विभाजित करने के बाद हमने बोला था कि जो आपका पूरी पीरियोडिक टेबल है उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है ना? 4 ब्लॉक में आपकी पीरियोडिक टेबल को विभाजित किया गया है। तत्वों को, जो उसके तत्व हैं, उनको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार, और उनके हमने कुछ जनरल प्रॉपर्टीज, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी। इसके अलावा हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे, उनका ट्रेंड किस प्रकार से है पीरियोडिक टेबल में, उसके ऊपर बात कर रहे थे, जिसमें कि एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई को आपने लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई क्या है? किसी भी एटम की जो रेडियाई है उसको आप बेसिकली एटॉमिक रेडियाई कह रहे हैं। अलग अलग तरह से इसको मेजर किया जाता है। कोवेलेंट रेडियाई की बात की थी, वॉन्डरवॉल रेडियाई एंड मेटालिक रेडियाई, यानी कि सहसंयोजी त्रिज्या, वॉन्डरवॉल त्रिज्या एंड धातु त्रिज्या। ओके, तो ये तीनों त्रिज्याओं को अच्छे से पढ़ने के बाद लास्ट सेशन में हमने आयनिक रेडियाई की बात की थी, और जिसमें हमने सबसे पहले आयन को समझा था कि आयन आपका क्या होता है। तो आपने कहा था मैम आयन कुछ भी नहीं है, एक परमाणु ही है, लेकिन उस परमाणु के ऊपर जब आवेश आ जाता है तो उसको हम आयन कह देते हैं। तो यानी एक आवेशित परमाणु को क्या कहा जा रहा है? आयन कहा जा रहा है। आयन हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक धनायन होते हैं, दूसरे ऋणायन होते हैं। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यानी क्या कर रहा है? ऋणावेश का त्याग कर रहा है, तो उस पर धनावेश आ रहा है और उसको आप धनायन कहते हैं, यानी कि वो धनायन बनाता है। वहीं पर जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, यानी उसके ऋणावेश में वृद्धि हो रही है, तो उस केस में आप क्या कहते हैं कि ये ऋणायन बना रहा है। ओके, और ट्रेंड की बात करेंगे तो ट्रेंड किस प्रकार से था आपका यहाँ पर? जिस प्रकार से परमाणु की त्रिज्या का था उसी प्रकार से आयनिक त्रिज्या का भी था। ओके, सो द आयंस फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूट्रल एटम्स आर नोन एज कैटायन। जब एक इलेक्ट्रॉन जब आपका परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या उससे अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, तो वो कैटायन बनाता है, यानी धनायन बना रहा है। एंड व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स added to the neutral atom form an anion or negative ion। और जब कोई परमाणु में इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है या कोई परमाणु जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वो एनायन बनाता है, जिसे आप नेगेटिव आयन भी कहते हैं। द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द आयन up to which it exerts its influence on the electron cloud is known as the ionic radii. The ionic radii change in the same trend as atomic radii. It decreases along the period from left to right and increases down the group from top to bottom. क्या कहा जा रहा है? जिस प्रकार से परमाणु की त्रिज्या एक आवर्त में बदलती है, उसी प्रकार से आयनिक त्रिज्या भी बदलती है। तो परमाणु की त्रिज्या में आपने क्या बोला था? बाईं से दाईं ओर चलने पर आपका क्या हो रहा है? परमाणु की त्रिज्या घट रही है। आयनिक त्रिज्या भी बाईं से दाईं ओर चलने पर आवर्त में घटती है। वहीं वर्ग में क्या हो रहा है? जब आप ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो परमाणु की त्रिज्या बढ़ रही थी, तो आयनिक त्रिज्या भी यहाँ पर क्या हो रही है? बढ़ रही है। एंड साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन ऑफ एनी न्यूट्रल एटम एज कैटायन, जो आपका आयनिक रेडियाई है कैटायन की, वो ग्रेटर है देन न्यूट्रल एटम
और फिर उसकी अधिक है किससे, एनायन की। यानी यहाँ पर आप कहेंगे केटायन की सबसे कम है, उससे अधिक न्यूट्रल एटम की, और एनायन की सबसे अधिक होगी आयनिक त्रिज्या। ओके, चलिए, तो आयनिक त्रिज्या या आयनी त्रिज्या जिसे आप कह रहे हैं, आयनिक क्रिस्टल में धन आयन तथा ऋण आयन के बीच की दूरी के आधार पर आयनिक त्रिज्या का निर्धारण किया जाता है। आवर्त में दाईं ओर चलने पर आयनिक त्रिज्या घटती है और वर्ग में नीचे की ओर चलने पर आयनिक त्रिज्या में वृद्धि होती है। धन आयन का आकार जन परमाणु से कम होता है जबकि ऋण आयन का अधिक होता है। ठीक है ना, तो ये इसका पूरा ऑर्डर था, ये आपने लास्ट सेशन में यहां तक देखा। ठीक है, चलिए एक नई प्रॉपर्टी की बात करेंगे, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनन एंथैल्पी जिसे कहा जाता है। आयनाइजेशन या आयनन एंथैल्पी है क्या? देखो, आपने बोला जब हम क्या कर रहे हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु से बाहर निकाल रहे हैं, तो उस केस में आपके परमाणु के ऊपर आ रहा है धनावेश, ठीक है, जो कि धनायनिक बना रहा है। जब भी किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाएगा, ठीक है, क्या कहा जा रहा है, जब भी किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाएगा, आयनन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। ये आपका कोई परमाणु हम बना देते हैं, ये उसका नाभिक है, ये उसकी पहली कोश है, ये उसकी दूसरी कोश है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इस परमाणु की जो बाह्यतम कोश है उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। ये परमाणु क्या करेगा, हम नहीं कर रहे हैं, परमाणु स्वयं से ये सब कर रहा है। ठीक है, तो परमाणु इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, तो उसको ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी। तो यानी जब भी कोई परमाणु जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा या फिर जब किसी परमाणु से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, तो उस समय एनर्जी की आवश्यकता होती है, और जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी वही उसका क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनन एंथैल्पी। क्यों, क्योंकि आयन बन रहा है ना, यहाँ पे ये निकल जाएगा तो आयन बनेगा ही, तो आयन बनने के लिए एंथैल्पी चाहिए यहाँ पर, तो वो क्या होगी, आपकी आयनन एंथैल्पी होगी। ठीक है, पहली बात। दूसरा, जो आपका पहला बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन जाएगा, जो पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा उसको आप क्या कहेंगे कि वो लूजली बॉन्डेड था। ठीक है ना, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड रहता है किसके साथ, इस नाभिक के साथ एक बंध बना रहा है। एनर्जी आपको क्यों चाहिए, देखो नाभिक है और एक इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में आकर्षण का बल है, ये आकर्षण के बल के द्वारा जुड़े हुए हैं। अब इस आकर्षण के बल को तोड़ने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ रही है या जितनी ऊर्जा वहां पर आवश्यक है वही आपकी आयनन एंथैल्पी है। क्लियर है। अब क्या कहा जा रहा है कि पहला जो आपने इलेक्ट्रॉन निकाला, यहां से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो जो उसके लिए आयनन एंथैल्पी होगी वो कहलाएगी प्रथम आयनन एंथैल्पी। ठीक है ना, फर्स्ट आयनन एंथैल्पी उसको, आयनाइजेशन एंथैल्पी उसको कहा जाएगा। सेकंड, जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया है तो अब क्या बन गया है, एक केटायन फॉर्म हो गया है। अब उस केटायन से आपको क्या करना है, एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। तो केटायन से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो यानी कि जितना प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान था उससे अधिक अब द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान होगा। समझ रहे हैं ना, प्रथम आयनन एंथैल्पी कौन सी हो गई, जो पहला इलेक्ट्रॉन आपने यहां से निकाला था वहां पर जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी वो आपकी क्या है, प्रथम आयनन एंथैल्पी होगी। द्वितीय आयनन एंथैल्पी आपकी क्या है, जब आप केटायन से, जब ये एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है उसके बाद इसने केटायन बना लिया या धनायन बना लिया, उस धनायन से आप जब क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो एक और, तो आपको और अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी द्वितीय एंथैल्पी जो आयनन एंथैल्पी है उसका मान और अधिक होगा। फिर जब आप तीसरे इलेक्ट्रॉन को वहां से निकाल रहे हैं तब तृतीय आयनन एंथैल्पी आपकी आप कहेंगे और उसका मान सबसे अधिक होगा उन दोनों की अपेक्षा। ओके, उन दोनों की तुलना में। ये सब हो रहा है ग्राउंड स्टेट में, जब आपका जो एटम है या इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है ना, ये सब कब हो रहा है, ये सब आपका तब हो रहा है जब आपका एटम जो है वो ग्राउंड स्टेट में है। ओके, यानी कि आपका मूल अवस्था में है, आपकी उत्तेजित अवस्था में नहीं गया है, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में नहीं गया है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड किस प्रकार से है, जब आप आवर्त में
इधर से बाईं से दाईं ओर को चलते हैं तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ती है, जबकि आप वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये क्या होगी, आपकी डिक्रीज होगी। ओके, सो आयनाइजेशन एंथैल्पी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, the amount of energy required when an electron is removed from the outermost orbit of an isolated gaseous atom is known as ionization enthalpy। ठीक है ना, जब आइसोलेटेड गैसीय एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाएगा और उसमें जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, आवश्यकता होगी, वही उसकी क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है। Generally, left to right in period, ionization energy increases, whereas on moving down the group, it decreases. But half-filled orbital and fully filled orbitals are highly stable and thus have ionization energy. Okay? तो इस प्रकार से आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी की बात आप लोग कर रहे हैं। तो क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज known as ionization enthalpy। ओके, जो मैंने आपको समझा दिया है कि आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है। चलिए पहले इंग्लिश में नोट कर लेंगे आप लोग, देन हम हिंदी में लिखेंगे। ग्राउंड स्टेट से या तलस्थ अवस्था जिसे आप कहते हैं, उसमें विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की या जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, होती है, उसे तत्व की आयनन एंथैल्पी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी आयनन एंथैल्पी। अब आप क्या कह रहे हो, जब आवर्त में आप आगे बढ़ रहे हो तो आयनन एंथैल्पी का मान क्या हो रहा है, यहाँ पर लेफ्ट टू राइट इन पीरियड दैट इज इंक्रीज। ओके, क्या कहा जा रहा है, जब आप बाईं से दाईं ओर को चल रहे हो पीरियड में तो आपका इंक्रीज हो रहा है, और जब आप ग्रुप में नीचे की ओर चल रहे हो तो उसका मान घट रहा है। यानी इससे क्या समझ आता है, देखो अगर आपकी आयनाइजेशन एनर्जी का मान बढ़ रहा है तो यानी इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की जो प्रवृत्ति है वो कम हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन आपका इजीली बाहर नहीं आ पा रहा है एटम से। ओके, और जबकि आप नीचे को जा रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, जब आयनाइजेशन एनर्जी का मान घट रहा है यानी आप इलेक्ट्रॉन इजीली वहां से बाहर निकल सकता है। ओके, क्यों, क्योंकि एक तो आपका आकार बढ़ रहा है, यहाँ पर आकार के बढ़ने से नाभिक का प्रभाव कम हो रहा है, आपने क्या बोला, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रही है वहां पे, इस वजह से आपकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज कर जा रही है। चलिए आवर्त में दाईं ओर चलने पर आयनन एंथैल्पी का मान
बढ़ता है, वर्ग में नीचे की ओर चलने पर आयरन एंथैल्पी का मान घटता है। ठीक है, कारण क्या है इनके? पहला है नाभिक तथा इलेक्ट्रॉनों के मध्य आकर्षण, और दूसरा है आपका इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण। ठीक है, चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए, ये है आपकी आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी जिसे आप कह रहे हैं। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी आप इसको कहते हैं। होता क्या है, कोई भी जो परमाणु है जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो उसकी एंथैल्पी में परिवर्तन आता है, उसी को आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डिफाइंड एज द चेंज इन एंथैल्पी व्हिच टेक्स प्लेस when a gaseous atom gain an extra electron to form a monovalent anion इन द गैसियस स्टेट। ठीक है, गैसीय अवस्था में जैसे आपने आयनाइजेशन एंथैल्पी में बोला कि आपका जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है और उसको ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, इस केस में क्या हो रहा है, वही गैसीय एटम आपका क्या कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ग्रहण करते समय वो क्या, उसमें क्या होगा, एंथैल्पी में चेंज आएगा, और जिस एंथैल्पी में चेंज आएगा उसी को, क्योंकि गेन के कारण चेंज हो रहा है तो उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहा जाता है। ओके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस एज अक्रॉस द पीरियड। जब आप पीरियड में आगे बढ़ते हैं तो आपका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान है तत्वों का, वो धीरे धीरे आपका क्या हो जाता है, इधर को आपका इंक्रीज होता है, व्हाइल इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जबकि ये क्या हो रहा है, ग्रुप में नीचे की ओर जाने पर आपका डिक्रीज कर जाता है। देखिए दो चीजें हैं, यहाँ लिखा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और यहाँ पर क्या लिखा है, जब पीरियड में आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान हम देख रहे हैं तो वो डिक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज को समझना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान ऋणात्मक में बढ़ रहा है और धनात्मक में घट रहा है। ठीक है, ऋणात्मक में बढ़ने का मतलब क्या है, मान कम हो रहा है, इधर ऋणात्मक में मान आपका बढ़ेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैसे आपकी ओवरऑल में घट रही होगी, इधर क्या होगा, धनात्मक में बढ़ेगा मान। ठीक है, इस तरह से आप क्या समझेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को समझेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जैसे जैसे हम पीरियड में इधर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाएंगे तो आपको पता है क्या हो जाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है, परमाणु का आकार छोटा हो जाता है। तो परमाणु का आकार छोटा होगा तो यहां से यहां जाने पर क्या दिखाई देगा, इलेक्ट्रॉन को परमाणु में ऐड करना या इलेक्ट्रॉन का परमाणु में आना आसान हो जाएगा। तो जब ये आसान होगा तो आपका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान आप बढ़ने को कह रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान इधर को बढ़ रहा है तो वो ऋणावेश में बढ़, आपका ऋणात्मक में बढ़ रहा है। ठीक है ना, उसी प्रकार से वर्ग में जब आप नीचे की ओर चलेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, आप ऐसे बोल सकते हैं, तो वहां पर क्या होगा, धनात्मक में आपका मान जो है वो बढ़ेगा। ठीक, चलिए नोट करेंगे।
इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। पहला इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी आपका है क्या? आप लिखेंगे जब कोई उदासीन यानी न्यूट्रल गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तथा ऋणायन बनाता है, तब उसके एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। इसे तत्व की या उस गैसीय परमाणु की, या ऐसे लिखेंगे तो एंथैल्पी में हुए परिवर्तन, जितना एंथैल्पी में परिवर्तन हुआ, कितना परिवर्तन हुआ, ठीक है, तो जितना परिवर्तन होगा एंथैल्पी में हुए परिवर्तन को उस तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहा जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होता क्या है। अब ट्रेंड की बात कर रहे हैं आप लोग कि बदल कैसे रहा है, तो जैसे मैंने आपको बोला, जब देखो सेम वही चीज है, जब आप आवर्त में बाएं से दाएं ओर चल रहे हो तो आपने क्या पढ़ा था, आपने बोला था मैम परमाणु का जो आकार है ना वो छोटा होता जा रहा है। परमाणु का आकार छोटा रहा क्योंकि नाभिक का प्रभाव बढ़ रहा है, प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण। तो वहां पर छोटे परमाणु में इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना आसान है, आसान है यानी कि आयनन एंथैल्पी का मान वहां क्या होगा, कम होगा। जैसे आपने इधर लिखा ना, यहाँ पे देखा आपने कि जो आपकी आयनन एंथैल्पी है वो डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पर आपने क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। तो यहाँ डिक्रीज और यहाँ इंक्रीज कैसे आया, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है लेकिन कैसे, निगेटिव वैल्यू में, और ऋणात्मक में जब किसी का मान घटता है यानी कि उसका मान क्या है, कम है। ठीक है ना, तो इसीलिए इधर हमने डिक्रीज लिखा है, आवर्त में इधर जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या हो रहा है, आपका घट रहा है, या आप लिख सकते हैं ऋणात्मक में मान बढ़ रहा है। ओके, दूसरा, यहां जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ रहा है, आपने क्या बोला, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है और परमाणु का आकार बढ़ रहा है। वो जो बाह्यतम कोश है वो परमाणु से दूर जा रही है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को आप आसानी से ऐड नहीं कर पा रहे, इस वजह से जो ईजी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसका मान बढ़ रहा है, और यहाँ पर जो आप धनात्मक में बढ़ता हुआ आप इसे कह सकते हैं। ओके, चलिए नोट करेंगे। आवर्त में दाईं ओर चलने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अधिक ऋणात्मक होता है,
वर्ग में नीचे की ओर चलने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम ऋणात्मक होता है। तो कम ऋणात्मक होने का मतलब बढ़ना और अधिक ऋणात्मक होने का मतलब है घटना। इसीलिए इसको समझ लीजिए, इधर क्या हो रहा है, इधर आपका अधिक ऋणात्मक हो रहा है, अधिक ऋणात्मक, इसका मतलब डिक्रीज कर रहा है। और यहां आप क्या कह रहे हैं, यहां हो रहा है कम ऋणात्मक। ठीक है, तो अधिक ऋणात्मक होने का मतलब इंक्रीज कर जाना, ऋणात्मकता में, ऋणात्मक यानी निगेटिव में आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को बोल रहे हो, तो इंक्रीज कर रही है निगेटिव में और डिक्रीज कर रही है आपकी निगेटिव। क्लियर, तो कम ऋणात्मक हो रहा है, अधिक ऋणात्मक। चलिए नोट करेंगे इसे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट है आपकी इलेक्ट्रोनिगेटिव, विद्युत ऋणात्मक। जीआईसी प्रभाव, आज हमने दो और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। समझ में आया सभी को? हैंड रेज करो समझ आया तो, हाथ उठाइए। ठीक है, आने वाले सेशन में आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पढ़ के आएंगे, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है। ठीक है ना, और इसी तरह जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, चलिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता, इसको होमवर्क में एक बार आप लोग देख लेंगे। ओके, तो आज के सेशन में दो और न्यू प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बात की, जिसमें एक आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी थी और दूसरा आपका क्या था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है ना, तो यहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमेशा की तरह जीआईसी पुभाव ने अच्छे से रिस्पॉन्स किया और साथ में अच्छे से क्लास को अटेंड किया। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करनी है और जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो आंसर करना है। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।